हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज मैं आपको ई इनवॉइस का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि ई इनवॉइस क्या होता है, ये कब शुरू हुआ था और इसमें समय समय पे क्या उनके लिमिट्स में चेंजेस हुए और प्रेजेंट में 1 अप्रैल 2026 में इस पे क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल है। और अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या सीए आर्टिकल है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये पूरी थ्योरी की क्लास होने वाली है जिसमें ये उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें अप्रॉक्स मैंने 80% पार्ट कंप्लीट कर दिया है। फिर भी अगर कुछ थ्योरी का पार्ट रह जाएगा तो मैं सेकंड पार्ट थ्योरी का लाके आपको बता दूंगा। अदरवाइज मैं इसका एक फुल प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊंगा जो कि टेलीग्राम पर होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ई इनवॉइस का पोर्टल है और ये हमारा ई इनवॉइस है जो बन के तैयार होके आता है, जिसके अंदर ये हमारा क्यूआर कोड है। इसके अंदर पूरे बिल की डिटेल होती है। और ये हमारा आईआरएन नंबर है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, है ना, जो कि ये 64 डिजिट का होता है। इसमें न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल दोनों ही शामिल होते हैं। और ये हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये 15 डिजिट का होता है। ये पूरा ही न्यूमेरिकल होता है और इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट डेट होती है, टाइम होता है। ठीक है। और ये जो बिल फ्रॉम शिप और बिल टू, बिल फ्रॉम मतलब वो होता है सप्लायर जिसके जो माल सेल कर रहा है, और बिल टू मतलब जिसको माल जा रहा है यानी कि बायर। और यहाँ पे एबीसी सोल्यूशन बायर है और जो XYZ है वो यहाँ पे सेलर है। ये हमने एक सर्विस का बिल जनरेट किया है। तो हम इससे हमें ये पता लगता है कि ई इनवॉइस जो है वो सर्विस पे भी जनरेट होती है। अगर कोई फर्म सर्विस का बिल जनरेट कर रही है, सेल इनवॉइस जनरेट कर रही है, और तो और सामने वाली पार्टी जीएसटी में है, और जो पार्टी जो सप्लायर सेल का बिल बना रही है उसकी टर्नओवर अगर 5 CR से ज्यादा है तो उसे ई इनवॉइस बनाना होगा सर्विस के बिल पर भी। और ये हमारे टैक्सेबल वैल्यू है, ये हमारा टैक्स लगा है और टोटल ये हमारी वैल्यू है बिल की। चलिए आइए हम आगे का शुरू करते हैं। मैंने जो भी थ्योरी की क्लासेस है मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई हैं। मैं आपको एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ई इनवॉइस होता है, ये जो ये जो हमारा ई इनवॉइस होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको पहले वही एक चीज बता देता हूँ, कहीं भी अगर F8 लिखा हुआ दिखता है तो आप उसे एज ए सेल कंसिडर करेंगे, और F9 लिखा हुआ दिखता है तो आप उसे एज अ परचेज देखेंगे, कंसिडर करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बिल होते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं बुक्स में। एक तो बुक्स जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप मेंटेन कर रहे हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल टैली में, या फिर जो छोटे व्यापारी होते हैं वो बिल बुक से सेल का बिल जनरेट करते हैं। और फिर उसे गुड्स को लोड करके अगर हमारा बायर पास में ही रहता है तो हम रिक्शे से, अगर आउट ऑफ टाउन रहता है तो हम ट्रांसपोर्ट से माल को डिस्पैच करके डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट इसमें आता है कि जो इनवॉइस होता है, जो हमने एक बिल जनरेट करता है और वो सेल का इनवॉइस होता है, और सेल के इनवॉइस के अंदर एक हमारी डेट होती है और डेटर्स के नाम होता है, आइटम आइटम का नाम होता है, किस प्राइस किस क्वांटिटी में है, क्या रेट किस रेट से है, और उस पे कितना जीएसटी लगा है, और टोटल हमारी एक इनवॉइस वैल्यू बन जाती है। ये जो हमारी टोटल इनवॉइस की डिटेल होती है सभी सारी मिला के, ये हम जो आईआरपी पोर्टल है उस पर अपडेट करते हैं। आईआरपी पोर्टल की फुल फॉर्म क्या होती है? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है। और जो इसे जनरेट करना होता है, जब हम जनरेट करते हैं तो हमें एक न्यू पीडीएफ फाइल जनरेट होके आती है। तो हम जो टैली से निकली हुई कॉपी है और जो आईआरएन पोर्टल से निकली हुई कॉपी है, उन दोनों को एक साथ अटैच करके रिक्शे से या ट्रांसपोर्ट से माल को भिजवा देते हैं। ठीक है। जो हमारी ये नई पीडीएफ जनरेट होती है ना, इसके अंदर दो चीजें होती है। फर्स्ट होती है आईआरएन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर,
ये 64 डिजिट का होता है ना। और एक होता है एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि 15 डिजिट का होता है, और डेट एंड टाइम होता है जो मैंने अभी आपको आगे बताया। ये देखिए, है ना, ये हमारा QR कोड होता है और ये IRN नंबर होता है हमारा, है ना। और इसके अलावा ये हमारा 64 डिजिट का नंबर है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है हमारा जो 15 डिजिट का होता है, और ये एक्नॉलेजमेंट डेट और टाइम होता है हमारा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें का भी आप ध्यान रखें, है ना। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमारा पैन होता है ना। ये जो कैलकुलेट होती है कि इनवॉइस किस किस को बनाना है, जिसका पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल एक जुलाई 2017 से आज तक 9 सालों में किसी भी साल में अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है तो आपको इनवॉइस बनाना होगा। ठीक है, अब इनवॉइस जो कैलकुलेशन है टर्नओवर की, वो पैन बेस काउंट की जाती है। ठीक है, अब वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझिए पैन और टैन में क्या अंतर होता है। जो पैन होता है जिससे GST नंबर जनरेट होता है। ठीक है, पैन जो होता है एक पर्सन का भी हो सकता है, एक कंपनी का भी हो सकता है। ठीक है, एक जो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें 5 अल्फाबेटिकल होते हैं, और 4 न्यूमेरिकल होते हैं, और फिर एक अल्फाबेटिकल होता है। ये 10 डिजिट का होता है। तो जो 10 नंबर होता है जो यूज होता है टैक्स को डिडक्ट करने के लिए, है ना, तो जो कि TDS को डिडक्ट करने के लिए होता है और TDS की रिटर्न को जमा कराने के लिए होता है। इसके अंदर ABCD, इसके अंदर 4 अल्फाबेटिकल होते हैं, 5 न्यूमेरिकल होते हैं, और फिर एक अल्फाबेटिकल होता है, ये भी 10 डिजिट का होता है। और जो हमारा GST नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 08 राजस्थान का कोड है, तो ये हमारा GST कोड होता है। GST कोड 2 डिजिट का होता है। ये जो GST नंबर है टोटल ये 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का। ठीक है, ये जो है टोटल कितनी डिजिट का होता है? ये 15 डिजिट का होता है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये टोटल कितनी डिजिट का होता है? ये 15 डिजिट का होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज और, इसमें ये फिर पेन हमारा आ जाता है ना। पेन पूरा ये पूरा डलता है हमारा 10 डिजिट का पेन। फिर उसके बाद ये जो 3 आप नीचे देख रहे हैं 1ZE, ये कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस होते हैं। ये हर एक GST नंबर पे अलग अलग हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये जो टैली में ये जो टैली में इनवॉइस, हम इस जो इनवॉइस है वो हम 2 तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी के पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे लाइक अ टैली, तो वो IRP की वेबसाइट पे जाके, तो ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाके भी एक टूल, हमें ऑफलाइन टूल मिलता है ना, उससे भी हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास टैली है तो हम टैली से भी इनवॉइस को बना सकते हैं। और टैली में इनवॉइस का एक सेपरेट फंक्शन होता है ना, जी, इनवॉइस रजिस्टर, जिसमें जाके हम इनवॉइस की पूरी ट्रैकिंग कर सकते हैं, है ना। जिसमें हम देख सकते हैं पूरे महीने में हमारे कितने बिल्स, कितने इनवॉइस जनरेट हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, और कितने पेंडिंग में है। और ये तीनों तरह के जो डिफरेंस की लिस्ट है ना, वो हम देख सकते हैं, है ना। और टैली से ही हम फिर हम इनवॉइस को जनरेट भी कर सकते हैं, से कैंसिल भी कर सकते हैं ना। और इंफॉर्मेशन जो IRN की इंफॉर्मेशन है, जैसे IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, उन्हें हम अपडेट भी कर सकते हैं डायरेक्ट टैली में अपडेट कर सकते हैं IRP पोर्टल से, जिसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होता है। हमें हमें इस पोर्टल पे जाके टैली को कनेक्ट करना होता है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कनेक्ट किस तरीके से होता है। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ कि हम किस तरीके से जो 5 CR की टर्नओवर है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये टर्नओवर जो है वो कैलकुलेट की जाती है
मैं पहले आपको ये थ्योरी समझा देता हूँ। जो हमारा ई इनवॉइस लागू हुआ है वो 1 अगस्त 2023 से लागू हुआ है, और प्रेजेंट में इसकी जो लिमिट है 5 CR की है, और टोटल एग्रीगेट टर्नओवर है वो काउंट किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, और इसका जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2017 से होता है, 9 साल। और जो ये टर्नओवर है ये पैन बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक पैन से अलग अलग स्टेट में GST नंबर हो तो सभी GST नंबर की टोटल जो सेल है ना, उसे काउंट किया जाता है। ठीक है ना, काउंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल F8 राजस्थान का है, राजस्थान में एक पैन से 3 करोड़ की टर्नओवर है, और सेम पैन से एक GST नंबर यूपी में भी लिया हुआ है जिसका कोड 09 है, और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ है ना। तो टोटल जो टर्नओवर होगी है ना वो कितनी हो जाएगी, 5 करोड़ हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में हमारी इनवॉइस जो है उस पर लागू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी इनवॉइस उस पर लागू हो गई है। ठीक है, ऐसे ये मैंने 1 साल का बताया। ऐसे हमें हर 9 सालों में चेक करना है ना, और वो 9 साल, ये 9 सालों में हमें चेक करना है कि कौन किसी भी एक साल में अगर 5 CR की टर्नओवर क्रॉस हुई है तो हमें फिर इनवॉइस बनाना होगा 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, और ये सेपरेट चेक करनी होती है हर साल की। ठीक है, और यहाँ से फिर 3 चीजें जनरेट होके आती है। IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो कि 64 डिजिट का होता है, ये जनरेट होके आता है, और साथ ही एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट और टाइम, ये तीनों भी क्या होते हैं, जारी होके आते हैं। अब देख लेते हैं 9 साल कौन कौन से हैं। वो ये वाले 9 साल है ना। एक जुलाई 2017 से ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 साल हो गया। हमें 31 मार्च 2026 तक चेक करना है, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट है ना। इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में तो हम अब चल रहे हैं, है ना। तो हम इन 9 सालों में देखेंगे कौन से साल में 5 CR टर्नओवर क्रॉस हुआ है। तो जैसे देखो, इसमें 5 CR नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें। तो हमारा लास्ट में, अभी लास्ट में 25-26 में हमने अज्यूम किया कि हमारा 5 CR टर्नओवर चला जाएगा, है ना। क्योंकि उसकी जो बैलेंस शीट फाइनल होगी वो तो होगी जुलाई, वो फाइनल होगी जुलाई जुलाई दो 2026 में, है ना। तो हमने प्रेजेंटिंग हमने अनुमान लगाया कि हमारा 5 CR प्लस टर्नओवर चला जाएगा, वो हम सेल्स से देख पा रहे हैं। और इस ये टर्नओवर जो होती है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, इसके अंदर हमारी टैक्सेबल सेल, हमारी एग्जेंट सेल और हमारी नील रेटेड सेल, इन तीनों को कैलकुलेट करके ही एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर काउंट की जाती है। तो जैसे इस 25-26 में हमारा 5 CR आ गया है, तो हमें 1 अप्रैल 2026 से तो हमें 1 अप्रैल 2026 से इनवॉइस बनाना होगा, है ना। तो हमने हमारे ऊपर इनवॉइस लागू हो गया। और जैसे ये दूसरी कंडीशन है, इसमें किसी भी साल में 5 CR टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है, तो हमें फिर इस पे इनवॉइस अभी पे लागू नहीं है, और हमें 1 अप्रैल 2026 से इनवॉइस नहीं बनाना है। गॉट इट। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए देखते हैं, ये हमारा थर्ड पेज है। यहाँ से हम पहले आपके लिए हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड पेज है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो IRN होता है वो 64 डिजिट का होता है। ठीक है, और इसमें अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल बोथ करेक्टर इंक्लूड होते हैं। सेकंड, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये 15 डिजिट का होता है। का होता है, और सभी न्यूमेरिकल होते हैं, सभी न्यूमेरिकल होते हैं। तो मैंने कहा ये सभी न्यूमेरिकल होते हैं।
ठीक है। एक्नॉलेजमेंट नंबर 15 डिजिट का होता है और ये सभी न्यूमेरिकल होते हैं। नेक्स्ट, जो हमारा जीएसटी नंबर है उस पर इनवॉइस लागू है या नहीं, है ना, ये हम जो हमारा आईआरपी का पोर्टल है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। हम होम पेज पे जैसे ही जाएंगे वहाँ पे ई की वेबसाइट पे जाके हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकल भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट हमारा जो ऑटो है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में, जो मैंने आपको बताया, टैक्सेबल सेल, एग्जेम्प्ट सेल और नील रेटेड सेल, तीनों को काउंट करके देखना होता है 9 साल में से किस साल में हमारा 5 CR से अबव टर्नओवर गई है। अगर गई है तो 1 अप्रैल 2026 से हमें इनवॉइस बनाना है। सेल को काउंट किया जाता है, ठीक है, पूरी सेल को काउंट किया जाता है। और ये कब से कैलकुलेट की जाती है? 1 जुलाई 2017 से 31/3/26, 9 साल तक इसे काउंट करना होता है। किसी भी साल में अगर 5 CR से प्लस की टर्नओवर हुई है तो इनवॉइस उस पर लागू हो जाता है, ठीक है। और एक ही पैन से डिफरेंस स्टेट में जीएसटी नंबर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताया, राजस्थान का 3 करोड़ और यूपी का 2 करोड़, बट जो टर्नओवर है वो मिलाकर ही काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारा इनवॉइस है वो केवल जो टैक्सेबल सेल है ना, उस पे बनता है। टैक्सेबल सेल के बिलों पे बनता है, B2B बिलों पे बनता है। एग्जेम्प्ट जो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, सेल इनवॉइस होते हैं उस पे बनता है। डीम एक्सपोर्ट पे बनता है। जो एक्सपोर्ट और डीम एक्सपोर्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विद और एक होता है विदाउट, ठीक है। तो इन दोनों प्रकार पे हमें इन दोनों प्रकारों के इनवॉइस बनाना होता है। और इसी के साथ हम जो हमारे क्रेडिट नोट्स है, यानी कि जो सेल्स रिटर्न है ना, उनके ऊपर भी हमें इनवॉइस जनरेट करना होता है। और जो हमारे डेबिट नोट है जो कि सेल से रिलेटेड है ना, और जो कि सेल को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। ये डेबिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न नहीं है। इस डेबिट नोट का मतलब है हम सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल किया है उस सेल की वैल्यू को बढ़ाने के लिए जब हम बिल जनरेट करते हैं तो उसे डेबिट नोट कहते हैं। और जब बिल की वैल्यू को कम करने के लिए जो नोट जनरेट करते हैं उसे क्रेडिट नोट कहते हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जो बायर है, जिसके नाम पे हम सेल का इनवॉइस बना रहे हैं, यानी कि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा डेटर है ना, उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए तभी उसका इनवॉइस बनेगा, ठीक है। और जो डेबिट नोट है वो शॉर्ट आइटम की जब हम बिलिंग करते हैं, है ना, तो तब हमें इस पे इनवॉइस बनाना है। और जो क्रेडिट नोट है ना, वो जब सेल के जो इनवॉइस में गुड्स गए है ना वो रिटर्न आ जाते हैं तो हमें उसका इनवॉइस बनाना है, ठीक है। ई इनवॉइस, एक चीज हम मुझे यहाँ पे बतानी है। अगर किसी सेल के इनवॉइस का ई इनवॉइस ही नहीं बना है और वो माल रिटर्न होके आता है तो उसका जो क्रेडिट नोट बनेगा उसका भी ई इनवॉइस नहीं बनेगा, ठीक। उसका भी इनवॉइस नहीं बनेगा, ठीक है ना, उसका भी इनवॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। इनवॉइस लागू नहीं है। कौन कौन से ऐसे हैं जिसपे इनवॉइस लागू नहीं है? SCZ जो यूनिट है उनको नहीं बनाना होता है। बीमा कंपनियों को, NBFC जो होती है जैसे लाइक बंधन बैंक जो हमें लोन प्रोवाइड करती है ना, वो NBFC जो कंपनीज होती है उन पे भी लागू नहीं होता है। GTA जो भी होता है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो हम अपनी जो सेल करता है उस माल को जो बायर तक पहुंचाता है, जो ट्रांसपोर्ट होती है वो GTM के अंडर आते हैं। और सिनेमा हॉल जितने भी होते हैं, वो जो हमारे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है, अगर वो सेल्स के रिस्पेक्टिव में है और वो आइटम के लिए नहीं बनाए जा रहे, वो फाइनेंशियल एंट्रीज की जा रही है ना, तो उन पे भी हमें
इनवॉइस नहीं बनाना है। मैं आगे समझाऊंगा कि सेल के अंदर जो डेबिट नोट है और जो क्रेडिट नोट है और जो डेबिट नोट है, उन दोनों पे इनवॉइस बन सकता है। बट ये दोनों अगर आइटम के रेस्पेक्टिव में बनते हैं तो ही इनवॉइस जनरेट होगा। पर शर्त ये है कि जो ओरिजिनल इनवॉइस सेल इनवॉइस है उसका भी इनवॉइस बना होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों में आइटम, जब ये दोनों नोट बनते हैं और उसमें आइटम का जिक्र नहीं है, केवल फाइनेंशियल एंट्रीज सेल की वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर इनवॉइस लागू नहीं होगा, फिर उसमें इनवॉइस नहीं बनाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा खत्म हो गया है। इसमें मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ, है ना। जो ये वाला है, जो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस होते हैं डेबिट डीम्ड एक्सपोर्ट वाले, इनके ऊपर इनवॉइस एप्लीकेबल होता है। सेकंड, अगर F8 अगर सेल का जो इनवॉइस है उसका इनवॉइस नहीं बना हुआ है, तो उसका जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनेगा उसका भी इनवॉइस जारी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर जो क्रेडिट नोट है यानी कि जो सेल्स रिटर्न है ना, और ओरिजिनल जो इनवॉइस है ना, वो पीसीस पर रेट हायर सेलेक्ट हो गया है, पीसीस पर रेट हायर सेलेक्ट हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल जो प्राइस था एक पर पीस का, है ना, वो था 10 रुपए पर पीस, है ना। बट जो बिल हुआ है ना, वो 12 रुपए पर पीस हो गया। तो यानी कि 2 रुपए एक्स्ट्रा से बिल पर पीस से बिल एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो यानी कि एक आइटम पर कितने रुपए एक्स्ट्रा से बिल बन गया है? 2 रुपए से। तो वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा से बिल बन गया है, उस एक्स्ट्रा पैसे को कम करने के लिए हम एक सेल्स रिटर्न यानी कि डेबिट नोट से एक सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट जनरेट करेंगे। तो ये जो क्रेडिट नोट जनरेट किया जा रहा है, ये आइटम शॉर्ट का कारण नहीं है, ये कारण है रेट डिफरेंस का, है ना। तो इसलिए इस पे इनवॉइस जो है वो नहीं बनाया जाएगा। ऐसे ही डेबिट नोट का भी जिक्र बताता हूँ। अगर ऐसी इसी सिचुएशन में ये रेट का डिफरेंस न होके आइटम का डिफरेंस होता, रेट का डिफरेंस न होके ये आइटम का अगर डिफरेंस होता, फॉर एग्जांपल उसने 10 इनवॉइस का बिल लिखवाया, है ना, और हमने 12 इनवॉइसेस का बिल बना दिया। 12 उन्होंने 10 पीस का ऑर्डर लिखवाया और हमने 12 पीस भेज दिए, है ना। तो हमने 2 पीस एक्स्ट्रा भेज दिए, तो वो 2 पीसों को वो रिटर्न करेगा। तब हम एक सेल्स रिटर्न जनरेट करेंगे, है ना। अब देखिए रिटर्न क्या हो रहा है, अब रेट डिफरेंस नहीं हो रहा है, अब वो जो 2 पीस एक्स्ट्रा दिए थे वो रिटर्न हो रहे हैं। तो अब जब 2 पीस एक्स्ट्रा जो दिए थे वो रिटर्न होंगे, तब ऐसी स्थिति में हमें इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर देखना होगा कि जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है वो रेट डिफरेंस के बन रहे हैं या फिर आइटम शॉर्ट या हायर आइटम के बन रहे हैं। ठीक है, अब जैसे डेबिट नोट है ना, उसका ओरिजिनल जो सेल इनवॉइस बना था, है ना, वो शॉर्टर से बन गया था, यानी कि जैसे सेलेक्ट हो गया था ड्यूरिंग एंट्री जनरेशन। ठीक है ना। अब जैसे ओरिजिनल जो प्राइस था, है ना, वो 10 रुपए पर पीस था। ठीक है, लेकिन जो बिल बन के चला गया वो 8 रुपए पर पीस से गया, तो यानी कि 2 रुपए पर पीस कम से बिल बना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे नुकसान हो गया, तो हम 2 रुपए एक पीस 2 रुपए से कम से बना है और उन्होंने फॉर एग्जांपल 10 पीस लिए, तो पूरा ओवरऑल जो बिल है वो 20 रुपए से बढ़ शॉर्ट चला गया, है ना। तो उस 20 रुपए को बढ़ाने के लिए हम एक डेबिट नोट जनरेट करेंगे और वो डेबिट नोट जो क्या करेगा, हमारी जो सेल की वैल्यू है, जो हमारी सेल की जो वैल्यू है उसे क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा जो इनवॉइस है वो नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा 2 रुपए कौन सा है, शॉर्ट पर है, और ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। और जब बिल इनवॉइस बन जाता है और किसी कारण से वो जो इनवॉइस है वो गलत बन गया, तो उस इनवॉइस को आपको 24 घंटे के अंदर अंदर यानी एक दिन के अंदर अंदर उसे कैंसिल कर देना है, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होता है।
ठीक है, फिर उस वो कैंसिल नहीं होगा, और फिर उसे कैंसिल करने के लिए उस सेम बिल को आपको दोबारा से क्रेडिट नोट जनरेट करना पड़ेगा, और उस क्रेडिट नोट का भी इनवॉइस बनाना होगा, ताकि वो जो बिल है वो टैली में और जो पोर्टल है इनवॉइस का, उन दोनों जगह से वो क्रॉस होके खत्म हो जाए। ठीक है, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बिल अगर सेल्स का इनवॉइस गलत बन गया है तो उसे एक दिन 24 घंटे पूरे होने से पहले पहले ही उसे कैंसिल कर देना है आपको। ठीक है, तो जो फ्रेश जो इनवॉइस है, फिर आपको फ्रेश इनवॉइस एक नई सीरीज पर जनरेट करना है, जो भी नेक्स्ट सीरीज हो उस पर। और जो कैंसिल करते हैं है ना, उसका जो टाइम कब से स्टार्ट होता है, जो ओरिजिनल इनवॉइस जो आपने बनाया था, जो आप कैंसिल करना चाहते हैं है ना, उसका जो एक्नॉलेजमेंट डेट है और जो उसका टाइम है, वहां से 24 आवर्स यानी कि एक दिन तक वो वैलिड होता है, उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि जो बिल है वो कैंसिल करना पड़े तो हम हम इनवॉइस पोर्टल और टैली दोनों जगह से ही उस बिल को कैंसिल करते हैं। ठीक है, जब अगर बिल हमें कैंसिल करना है तो वो पहले बिल टैली में बना होगा, फिर वो आईआरपी पोर्टल पे चढ़ा होगा, है ना। तो अब हमें अगर वो बिल गलत बन गया है तो हमें वो टैली से भी कैंसिल करना होगा और इनवॉइस पोर्टल से भी कैंसिल करना होगा, फिर उस 24 घंटे से पहले पहले, फिर हमें एक करेक्ट इनवॉइस, उसी पार्टी का एक करेक्ट इनवॉइस नेक्स्ट सीरीज पे जनरेट करना होगा। सेम सीरीज पे दोबारा से इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, ना ही टैली में और ना ही इनवॉइस पोर्टल पे। ठीक है, देन नेक्स्ट बिल की सीरीज पर हमें दूसरा अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन का जो भी बिल है ना, उसे जनरेट कर देना है। ठीक है, और टैली और ईआरपी जो हमारा इनवॉइस का पोर्टल है उस पे जनरेट करना होगा हमें। ठीक है, और जो हमारी टैली की बिल की डेट है ना, हमारी जो टैली की बिल की डेट है वो इनवॉइस की ईआरपी पोर्टल की जो डेट है वो एक होनी चाहिए। ठीक है ना, जो डेट का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई सेल का बिल टैली के अंदर बना हुआ है 1 अप्रैल 2026 में, तो आईआरपी पोर्टल पे आप उसे कब तक डाल सकते हैं, आप इसे 30 दिन तक डाल सकते हैं। 30 दिन का मतलब हो गया या तो 30 तारीख, 30 अप्रैल या फिर 31 अप्रैल तक। ठीक है ना, ये इसका एक नियम होता है। नेक्स्ट, जो हमारी इनवॉइस जनरेट जो हम इनवॉइस जनरेट करते हैं, जो इनवॉइस इनवॉइस की जो आइडियल जो हमारी डेट होती है कि हम कब इनवॉइस जनरेट देना चाहिए, तो जिस दिन हम टैली में बिल बनाते हैं उसी दिन हमें शाम को ऑफिस जाने से पहले है ना उसका इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड कर देना चाहिए टैली जैसा ही। और या फिर हम चाहें तो हाथों हाथ ही, जैसे टैली में बिल बनता है और वो बिल कंफर्म हो जाता है, तो हाथों हाथ ही उसे डिस्पैच करते वक्त जब उसे हम ट्रांसपोर्ट के लिए भेज रहे होते हैं तभी हमें इनवॉइस जनरेट कर देना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इनवॉइस की पेनल्टीज क्या होती है। अगर इनवॉइस हम नहीं बनाते हैं तो हमें 10,000 के मतलब हजार, हमें 10,000 रुपए या फिर बिल की जो 100% टैक्सेबल वैल्यू है, दोनों में से जो भी बड़ा है वो हमें पे करना होगा। बट अगर हमने गलत इनवॉइस बना दिया है तो हमें 25,000 रुपये प्रति इनवॉइस पे करना होगा। अगर सेल पर डिस्काउंट देने के लिए हमने डेबिट या क्रेडिट नोट जनरेट किया है तो उसका हमें इनवॉइस नहीं बनाना है, जो चीज मैंने आपको पहले भी रेट डिफरेंस की बताई थी पीछे वाली शीट पर। और अगर हम B2C का सेल का बिल बना रहे हैं तो उस पर भी हमें इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। हम ODR सप्लायर के लिए बिल बना रहे हैं तो उस पर भी हमें इनवॉइस जनरेट नहीं करना है। ठीक है, तो जो हम सप्लायर हैं, हम सप्लायर अगर सेल करता है अंडर RCM है ना, जिसमें RCM में क्या होता है, जिसमें जो रिसिपेंट होता है, जो बायर होता है, वो GST को डिपॉजिट कराता है गवर्नमेंट को, तो ऐसी स्थिति में वो जो सप्लायर है उसे इनवॉइस बनाना होगा। ठीक है, वो जो हमारी इनवॉइस है उस इनवॉइस की बिल की जो वैल्यू है, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख रुपए की हो,
है ना, शर्त उसका इनवॉइस जरूर बनेगा, बस शर्त एक ही है, जो सेलर है, जो सेल का बिल बना रहा है ना, उसका जो बायर है, उस बायर के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तभी इनवॉइस जनरेट होगा। और सप्लायर सप्लायर पर इनवॉइस लागू होना चाहिए, वो लाइबल होना चाहिए इनवॉइस बनाने के, ठीक है, तो वो इनवॉइस बना सकता है ना। अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती है, अमाउंट की जो लिमिट होती है वो ई वे बिल में होती है, इनवॉइस में नहीं होती है, ठीक है। यह जो इनवॉइस होता है वो अनिवार्य नहीं होता, ये जिस पे एप्लीकेबल है, जिसका लास्ट 9 सालों में 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 26 तक 9 सालों में जिसका भी किसी भी साल में अगर 5 सीआर से अबव टर्नओवर गया है, केवल उसी को इनवॉइस बनाना है, हर किसी को इनवॉइस नहीं बनाना है, ये अनिवार्य नहीं है, ये जिस पर लागू है उसी को ही बनाना है। इसे हम आरपीआई पोर्टल पे जाके अपने जीएसटी नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं कि हमारे जीएसटी नंबर पे इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं। यह है कि और ये केवल उन्हीं फर्मों को बनाना होता है जिनकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, ठीक है, 5 सीआर की। और इनवॉइस जो जनरेट करने के बाद नेक्स्ट डे जो है ना, वो हमारे R1 में हमारी जो सेल की रिटर्न जाती है वो R1 जाती है, उसके टेबल नंबर 4 में B2B के सभी बिल अपडेट हो जाते हैं। इसलिए हमें अगर बिल को कैंसिल करना है तो वो बिल जनरेट होने के, सेल का बिल जनरेट होने के बाद 24 घंटे से पहले पहले उस बिल को कैंसिल कर देना है, अदरवाइज वो नेक्स्ट डे हमारी R1 में चला जाता है, ठीक है। और ये जो हमारी क्रॉस की लिमिट होती है वो 5 सीआर की होती है, जो प्रेजेंट में हमारी लिमिट है। नेक्स्ट हमारा जो GSTR1 है वो सेल्स की रिटर्न होती है, जिसकी ड्यू डेट होती है हर महीने की 11 तारीख को, है ना। और हमें केवल उसमें एडिशनल, जब हम इनवॉइस बनाते हैं तो उससे B2B के बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, हमें केवल B2C के बिल डालने होते हैं। और टेबल नंबर 12 में HSN की डिटेल डालनी होती है, या मैं आगे R1 जब की वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि R1 क्या होती है। और जो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता लग जाएगी ये चीज, वरना जो बेसिक बिगनर अकाउंटेंट्स है ना, वो अभी के लेवल पे या तो उसे उसे आप अपने पास में सर्च कर सकते हैं, है ना, या फिर मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो तो मैं लेकर ही आऊंगा, ठीक है। और जो टेबल नंबर 13 है उसमें डॉक्यूमेंट समरी जाती है, जिसमें हम ये डालते हैं कि किस इनवॉइस नंबर से लेके किस इनवॉइस तक के नंबर तक के बिल सेल के टैली में बने हैं, और ये हम डाल के उसे अपलोड करके R1 हम अपनी 11 तारीख तक फाइल कर देते हैं, है ना। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा एक बार सेल एक हमारा एक नंबर पे एक बिल के नंबर पे एक बार बिल बन गया है तो वो इनवॉइस जो है वो दोबारा जनरेट नहीं होता है, और मिस्टेक होने पर उसे 24 आवर्स में ही कैंसिल करना होता है ना। वो न्यू सीरीज पे हमें उसे करेक्ट करके दोबारा से जनरेट करना होता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि 24 घंटे निकल जाए उसके बाद वो बिल कैंसिल नहीं हो पा रहा हो और वो बिल बेकार बन गया है, तो हमें सेम इनवॉइस का उस महीने जिस महीने का बिल गलत बना है और उस बिल को हम कैंसिल नहीं कर पाए थे, तो वो जो बिल गलत बना है वो जिस महीने का है उस महीने को खत्म होने से पहले पहले उस पूरे बिल का फुल अमाउंट का हमें सेम क्रेडिट नोट जनरेट करना है और उसका भी हमें इनवॉइस बना देना है, ताकि हमारी बुक्स में, टैली में और अपने पोर्टल पर भी हमारा जो गलती से सेल का बिल बना था, है ना, वो हमारे क्रेडिट नोट से क्रॉस होके खत्म हो जाए। ये हमें अगर ये 24 घंटे निकल जाते हैं तो हमें सेम मंथ में उसका क्रेडिट नोट बना देना होता है, यानी कि सेल्स रिटर्न बना देनी होती है ना, और इनवॉइस पे उसे जनरेट भी कर देना होता है बस। बट ये ध्यान रखिएगा, सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट हमें तभी इनवॉइस पोर्टल पे अपडेट करना है जब उसका जो ओरिजिनल सेल इनवॉइस है वो उसका भी इनवॉइस बना होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, जो डुप्लीकेट बिल नंबर से जो है हमारे इनवॉइस जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। बिल नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अपर केस लगा होता है ना। अगर मान लो हम एक बिल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल 01 स्मॉल लेटर में ABC 2026-27, तो इसका इनवॉइस बन जाएगा, बट हम बाद में 01 ABC ये वाला बिल बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका इनवॉइस नहीं बनेगा।
क्योंकि पोर्टल अल्फाबेटिकल को स्मॉल लेटर में काउंट नहीं करता है, वो कैपिटल लेटर में ही उसे काउंट करता है। ठीक है, तो इसका सिस्टम जनरेट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी पहले सिस्टम बिल जनरेट हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सप्लायर सर्विस सेल कर रहा होता है तो उसका भी हमें एक इनवॉइस बनाना होगा। ठीक है, और जिसके अंदर हम क्वांटिटी में एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो जो हमारे यूनिक क्वांटिटी कोड होता है उसमें हम लॉन्ग्स या फिर पीसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें जो हमारा इनवॉइस है, वो जो हमारा ई वे बिल पोर्टल है ना, उन दोनों के जो लॉगिन्स होते हैं वो एक ही होते हैं। और हम बोथ पोर्टल्स और लॉगिन में आपस में एक किसी भी एक पे लॉगिन करके हम आपस में दोनों में स्विच भी कर सकते हैं। हमें बार बार अलग अलग को लॉगिन नहीं करना होता है। नेक्स्ट, अगर जो सप्लायर का जो टर्नओवर है वो 500 CR से ज़्यादा है, 500 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको अपनी सेल के इनवॉइस पर डायनेमिक QR कोड लगाना होता है, ताकि कोई भी कस्टमर उसे डायरेक्ट स्कैन करके उसमें अमाउंट लिखा आ जाता है और उसे पे कर सकते हैं। जिस तरीके से आप विशाल मेगा मार्ट में जाते हैं और वहाँ पे आप जब आपका बिल बन जाता है तो उनके पास एक पॉज मशीन होती है जिसपे एक QR कोड जनरेट होके आ जाता है, उसमें एक आपकी बिल की वैल्यू लिखी होती है जिसे आप अपनी गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट, और जो 10 CR से अबव का टर्नओवर है जिनका, उन्हें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अनेबल करना होता है, ताकि इनवॉइस और ई वे बिल लॉगिन करने पर जो OTP जनरेट होता है वो OTP 2 जगह जनरेट होता है, या तो ओनर के जो रजिस्टर्ड GST के मोबाइल नंबर है उन पर, या फिर हम प्ले स्टोर से एक संदेश ऐप आता है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड से, तो वहां से भी हम OTP ले सकते हैं। और जितनी भी बार हम पूरे दिन में लॉगिन करेंगे उतनी बार ही OTP आएगा। इनवॉइस और नेक्स्ट, इनवॉइस और ई वे बिल पर जो ID पासवर्ड बनाकर हम क्या है API क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हम टैली को कनेक्ट कर सकते हैं एज ए GSP मतलब GST सुविधा प्रोवाइडर, और API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इससे इसके कनेक्ट करने से हम टैली से डायरेक्ट ही इनवॉइस बना जनरेट कर सकते हैं, उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं और उन्हें अपडेट भी कर सकते हैं। अगर इनवॉइस बनाना अगर इनवॉइस नहीं बनता है तो बायर उस बिल का ITC भी क्लेम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी बिल का हमें इनवॉइस बनाना है और हमसे बने हम भूल गए, उसका इनवॉइस नहीं बनाया हमने, तो सामने वाला पार्टी उसका ITC भी क्लेम नहीं कर पाएगा। क्योंकि सप्लायर अपनी GSTR1 में उसे शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसे अपनी R1 में डालेंगे ही नहीं, तो सामने वाली पार्टी बायर के 2A 2B में वो शो नहीं करेगा और हम उसका फिर सामने वाली पार्टी उसका ITC क्लेम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, टैली से इनवॉइस पोर्टल को कनेक्ट करने के बाद हमें टैली के अंदर बिल टू और शिप टू भी डालना होता है ना, तो जो जगह दोनों जगह के नाम भी डालने होते हैं ताकि इनवॉइस हमारा तैयार हो सके। बिल टू का मतलब होता है वो जगह बायर का जो एड्रेस होता है उसमें बिल टू का एड्रेस आता है, और जो माल है जिस जगह डिलीवर होना है ना, वहाँ पे शिप टू का एड्रेस आता है। ठीक है, कई बारी जो बायर होता है वो अपने एड्रेस पे ना मंगा के अपने दूर के गोडाउन एड्रेस पर, या फिर जो बायर है वो अपने ही सेलर को के एड्रेस पर उस माल को डिलीवर करवा देता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी डेटर्स है उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसका GST नंबर जरूर होना चाहिए, तभी हम उसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो जो इनवॉइस है वो कैसे कैसे लागू हुआ था, सबसे पहले जो इनवॉइस हमारा लागू हुआ था वो लागू हुआ था
500 करोड़ के टर्नओवर पर ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 2020 को। फिर उसके बाद ये लिमिट को कम करके 100 करोड़ कर दिया गया, जो कि हमारी 1 जनवरी 2021 को लागू हुआ था। और जो 50 सीआर वाला था वो 3 महीने बाद ही 1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ। फिर उसके बाद 20 सीआर की जो लिमिट थी 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ। और जो 10 सीआर की लिमिट है वो 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुआ। और प्रेजेंट में जो हमारी लिमिट है 5 करोड़ की, वो इस डेट को लागू हुई थी 1 अगस्त 2023 को। और प्रेजेंट से हमारी यही डेट चल रही है। आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्नओवर 5 सीआर सेट के 2 सीआर पे चली जाएगी, या फिर ये सबके लिए ही कंपलसरी कर दिया जाएगा और लिमिट को हटा दिया जाएगा, जिस पे सभी को फिर इनवॉइस बनाना होगा। एक चीज और, अगर डिलीवरी चालान हम बना रहे हैं, ये माल हम अगर जो हमारा एक सप्लायर अपने माल को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर रहा है, तो हमें उस ऐसी स्थिति में हमें इनवॉइस नहीं बनाना है। और हम अगर बिल ऑफ सप्लाई या बिल ऑफ एंट्री, यानी कि हम कंपोजिशन को डीलर को माल सेल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमें इनवॉइस नहीं बनाना, जारी नहीं करना है। नेक्स्ट, जब इनवॉइस बन जाता है तो उसमें एक क्यूआर कोड जनरेट होता है, जिसे जो जीएसटी, जो रास्ते में कोई जीएसटी का ऑफिसर होता है, वो अपने फोन में ई इनवॉइस वेरिफिकेशन ऐप को डाउनलोड करके वो बिल की पूरी डिटेल को स्कैन करके बिल की पूरी डिटेल को देख सकता है। ठीक है। और जो हमारी इनवॉइस की वेबसाइट होती है, ये हमारी इनवॉइस की वेबसाइट होती है। ये टोटल 10 वेबसाइट के पार्ट होते हैं, है ना। इसके अंदर www.einvoice123 ऐसे हम लगा सकते हैं। इसमें जो 1 और 2 होती है वो एनआईसी पोर्टल की होती है, जो 3rd होती है वो इसकी होती है, जो 4th होती है वो ईवाई की होती है, अर्नस्ट एंड यंग की। और जो 5वें नंबर की होती है वो इस वाले की होती है, IRPS। ठीक है। अब जो वेबसाइट है ना, उनके अलग अलग लिंक होते हैं। हम अगर मान लो 1 वाली साइट बिजी है, तो आप 2nd साइट से बिल इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो अदरवाइज आप टैली से कनेक्ट करके आरपीआई पोर्टल को आप डायरेक्ट ही अपनी टैली से इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, हम किसी भी वेबसाइट पे जाके इनवॉइस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। एक चीज और, हम सेल में जब हम सेल का बिल बना रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में अगर कोई टीसीएस का अमाउंट हमें ऐड करना हो सेल के बिल में, चाहे हम स्क्रैप हम सेल कर रहे हो, है ना। अगर मान लो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और उसमें हमारे स्क्रैप बच जाता है, अगर तो हम उस स्क्रैप को सेल कर रहे हैं तो हम उस पर टीसीएस लगाते हैं। ठीक है। तो उस टीसीएस को हम जो इनवॉइस बनाएंगे उसे अदर चार्जेस में शो करेंगे इनवॉइस के अंदर। और या फिर हम जब कोई कार डीलर्स होते हैं, वो अगर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी सेल करते हैं, तो वो जिस कस्टमर को गाड़ी सेल कर रहे हैं उससे 1% एक्स्ट्रा टीडीएस लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो आप आरपीआई पोर्टल से जीएसपी ऑफलाइन टूल भी डाउनलोड करके उसमें माइक्रो एनेबल करके एक्सेल में आप बिल की डिटेल ऐड कर सकते हैं। और फिर उस एक्सेल का आप जेसॉन जनरेट करके उसे आरपीआई पोर्टल पर अपने आरपीआई पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे भी इनवॉइस बन जाएगा। इसका यूज तभी करना है जब आपके पास टैली जैसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली जैसा और कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं हो। नेक्स्ट, टैली में जो एपीआई कनेक्ट किया जाता है वो आरपीआई पोर्टल से जो आपको आईडी और पासवर्ड मिलता है उसे एक बार टैली में ऐड करना होता है, जिससे वो 6 घंटे तक टैली में रहता है। और फिर हम टैली से ही डायरेक्ट इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं।
बट अगर आपने बीच में टैली बंद कर दिया तो फिर आपको दोबारा से आपको इनवॉइस अपनी आईडी और पासवर्ड डालना होगा, जो कि आपने टैली को जब आरपीआई से कनेक्ट करने के लिए आपने आईपी आईपी एपीआई कनेक्ट किया था, जो पासवर्ड दिया था उस वही पासवर्ड से आप अपनी टैली में डाल के इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा संदेश ऐप है ना, जिससे हम इनवॉइस ईवेबल पोर्टल पे लॉगिन करते वक्त ओटीपी रिसीव करते हैं, है ना, तो वो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो अगर हमें किसी भी बिल की क्यूआर इनवॉइस की डिटेल देखनी है तो हम क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए इनवॉइस वेरिफिकेशन ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी इनवॉइस और ईवेबल पोर्टल का जो पासवर्ड होता है ना, और जो एपीआई का टैली का पासवर्ड है ना, ये दोनों अलग अलग पासवर्ड होते हैं। ठीक है, जो हमारी लॉगिन्स होते हैं, जो एक दोनों जिन दोनों में हम आपस में स्विच कर सकते हैं, वो आईडी पासवर्ड अलग होते हैं, और जो हम एपीआई से को कनेक्ट करते हैं पोर्टल से, जिससे हम टैली में 6 घंटे तक चला सकते हैं, वो पासवर्ड अलग होता है। ठीक है, और जो 500 सीआर जिनकी टर्नओवर होती है ना, उसे अपने सेल के बिल पे डायनेमिक क्यूआर कोड ऐड करना होता है, जिसका मैंने आपको विशाल मेगामार्ट का पीछे एग्जाम्पल भी दिया था, और उसका फिर हम उसका पेमेंट उसे लिखी क्यूआर कोड को स्कैन करके हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो हम अब अपनी लास्ट शीट पर है, हम अपनी जीएसपी जो टूल है उसको आरपीआई पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन टूल से, और उस पर राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टी पर जाकर माइक्रो अनेबल कर सकते हैं, है ना, या फिर हम उसे ओपन करके फाइल में जाके ऑप्शन पे जाके सेंटर ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाके हम फोर्थ ऑप्शन को मार्क को अनेबल करके भी हम माइक्रो को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद ही एक्सेल का जो टूल है जीएसपी का, वो अच्छे से वर्क होगा। आरपीआई जो हमारा इनवॉइस का पोर्टल है, उस पे ऑप्शन में जाकर रजिस्ट्रेशन भी इनवॉइस पोर्टल पे करा सकते हैं। हमारे पास खुद का जीएसटी नंबर देकर हम अप्लाई कर सकते हैं। और सेल के बिल में हमें इनवॉइस बनाते समय बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम को भी अलग अलग डिफरेंस में शो करना होगा, यहाँ पे अलग अलग शो करना होगा। बिल फ्रॉम मतलब होता है सप्लायर का एड्रेस, और डिस्पैच फ्रॉम मतलब होता है सप्लायर के गोडाउन का एड्रेस। फॉर एग्जांपल जो बिल बन रहा है वो अकाउंट डिपार्टमेंट यहाँ से बन रहा है, और जो माल पड़ा है वो गोडाउन में यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ का एड्रेस अलग है और यहाँ का एड्रेस अलग है, तो हमें अलग अलग एड्रेस डालना होगा। और हमने सेलर ने अपने जीएसटी में अपने इस वाले एड्रेस को एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टैली बुक्स में इनवॉइस को टैक्स इनवॉइस और आरपीआई पर जीएसटी INV 01 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारे टैली में बिल बनता है सेल का, उसे हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं, और जब इस टैक्स इनवॉइस की डिटेल हम आरपीआई पोर्टल पे डालते हैं तो उसे जीएसटी INV 01 के नाम से जाना जाता है। और हमारा जो जीएसपीपी टूल होता है उसमें 5 वर्क शीट्स होती हैं, जिसमें जो पहली वर्क शीट होती है उसमें 1 से 2 आइटम हम ऐड कर सकते हैं। जो सेकंड होती है उसमें 2 से ज़्यादा हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। जीएसपी टूल में हम मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम सप्लायर का मास्टर क्रिएट करते हैं और रेसिपिएंट का मास्टर क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोगो भी ऐड कर सकते हैं अपनी कंपनी का, हम अपने आइटम्स ऐड कर देते हैं। और जो आरसीएम हम परचेज के बिल लेते हैं उस पर हमें इनवॉइस नहीं बनाना है। इनवॉइस का संबंध केवल से इनवॉइस जो है वो रिलेटेड होता है ओनली फॉर सेल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, जो बिल नंबर में कभी भी आपको स्पेस नहीं देना होता है ना, और बिल नंबर की जो लिमिट होती है वो 16 मैक्सिमम 16 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा बड़ा बिल नंबर नहीं होना चाहिए। और बिल नंबर की स्टार्टिंग न्यूमेरिकल से नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल के आगे अगर 2 अल्फाबेटिकल लगे होंगे तभी वो मान्य होगा। और हम बिल नंबर में स्लैश ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का बोथ को यूज कर सकते हैं।
तो इसी के साथ मैंने आपको काफ़ी सारे 80+ पॉइंट्स बता दिए जो कि इनवर्स की थ्योरी से रिलेटेड है। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द, है ना। और अगर मुझे ज़रूरत हुई कि मैंने थ्योरी में कोई पार्ट छोड़ दिया है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसका थ्योरी का एक सेकंड पार्ट और बना दूंगा, अदरवाइज मैं इसका एक सीधा प्रैक्टिकल लेकर आऊँगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, तो आप हमें हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।